राजधानी दिल्ली के एम्स में बढ़ती बेहताशा मरीजों की संख्या, जिसकी वजह से ओपीडी रात के 11-11 बजे तक चलती है। जिस मरीज का इलाज दूसरे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी शुरू किया जा सकता है, लोग उसे भी लेकर यहां पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से जो क्रिटिकल मरीज हैं वो परेशानी में फंसते जा रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर डॉक्टर की एक टीम ने आज इसको लेकर एक जानकारी उपलब्ध कराई। बताया कि आज की डेट में प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम कितना महत्वपूर्ण होता है। किसी भी मरीज को बेहतर इलाज करने के लिए इस दौरान 5 डॉक्टरों की टीम ने प्राइमरी हेल्थ केयर को लेकर जानकारी उपलब्ध कराई। उन्होंने बताया कि अब जल्द ही एम्स में स्क्रीनिंग ओपीडी शुरू होने जा रहा है, जो रेफर सिस्टम के आधार पर होगा। डॉक्टर रीमा दा ने बताया कि जिस मरीज को प्राइमरी या सेकेंडरी हेल्थ केयर की जरूरत है, उस पेशेंट को दूसरे अस्पताल में भेजेंगे, जिससे कि क्रिटिकल पेशेंट का समय पर इलाज संभव हो चुके। रोजाना 20,000 से ज्यादा पेशेंट एम्स में इलाज के लिए आ रहे हैं। उनमें से अधिकतर मरीज ऐसे होते हैं जिनका इलाज दूसरे अस्पताल में भी आसानी से हो सकता है और जल्दी हो सकता है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि हरियाणा के बल्लभगढ़ में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एम्स का जो खुला है, वहां पर भी कई तरह की बीमारियों का प्राथमिक जांच होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर को लेकर लोगों को जागरूक भी करना है, क्योंकि सारे मरीज एम्स आ जाते हैं, दूसरे जगह जाते नहीं। जबकि प्राइमरी हेल्थ केयर होने से और जबकि रिपोर्ट समय पर आने से बहुत बीमारी का सही समय पर पता चल सकता है। एक्सपर्ट्स आपको बता दें कि जिस तरीके से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहन बिरवा ने कहा कि प्राइमरी हेल्थ केयर को लेकर क्या करना चाहिए, इन सब बातों को लेकर डेवलप क्या करना चाहिए। पहले माँ और बच्चों की बीमारी पर बात की जाती है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा अब हार्ट अटैक, कैंसर पेशेंट, डायबिटीज, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन के बारे में भी गंभीरता से फोकस करना जरूरी है। और इसी को लेकर यहाँ पर जो है एक चर्चा है मीडिया के द्वारा करी गई। मीडिया के साथ एम्स के डॉक्टरों ने अपनी बातों को साझा किया। आइए अब आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से एम्स जो है यहाँ पर इलाज के लिए आगे की तैयारी जो है वो कर रहा है। आर सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की एक खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज पर। उसके पहले से एम्स का क्या कंट्रीब्यूशन है और अब तक जो है प्राइमरी हेल्थ केयर में एम्स का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर हम देखें प्राइमरी हेल्थ केयर नेम इंडिकेट करता है, आप सबको पता होगा कि इस कंट्री में जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम वो 3 लेवल का है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड टर्शियरी लेवल। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम इन दिस कंट्री। सिस्टम और प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है और एम्स ने क्या कंट्रीब्यूट किया। तो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन अगर हम देखें, हम पोलियो को एलिमिनेट कर चुके हैं, इस रीजन से ही एलिमिनेट कर चुके हैं। पूरी दुनिया में 2 ही कंट्री जो है एंडेमिक हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ऑलमोस्ट हर जगह से वाइल्ड पोलियो वायरस को एलिमिनेट किया जा चुका है। उसकी जो है इस कंट्री में 94 में शुरुआत हुई थी, लेकिन एम्स ने उसके पहले जो है इस टाइप के जो है एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए थे। इफ़ आई रिकॉल 90 के आसपास पल्स पोलियो का जो है यहाँ पे शुरू किया था। लेट 80s बट 90 से हमने रेगुलर जो है पूरी दुनिया में, और ये 95 ऑनवर्ड शुरू हुआ, इंडिया में 94 शुरू हुआ। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर स्कीम जो है इस कंट्री में लागू हुआ। हमारा जो है एम्स का जो है सेकेंडरी लेवल हॉस्पिटल और प्राइमरी लेवल हॉस्पिटल बल्लभगढ़ में, वहाँ पे हमने ये जब श्रीवास्तव कमेटी की रिपोर्ट आई थी 1975 में, उसके पहले से जो है हम वहाँ इसको इम्प्लीमेंट कर चुके थे और उसी की बेसिस पे जो है कंट्री ने उसको इम्प्लीमेंट किया पूरी कंट्री में टू स्ट्रेंथन द प्राइमरी हेल्थ केयर। सो बहुत से एग्जांपल्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर को ये करने के लिए, जैसे ICDS जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में यहीं पे जो है इस कंट्री में 1975 में शुरू हुआ था। अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आंगनवाड़ी की हम बात करते हैं, हर गांव-गांव में आंगनवाड़ी है, सो उसकी नींव जो है यहीं पे रखी गई थी। तो ये सब हैं एग्जाम्पल्स। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं डॉक्टर कपिल, अगर कुछ और एग्जाम्पल आपको याद हो तो आप बता सकते हैं इसमें कि एम्स का काफ़ी रोल रहा है प्राइमरी हेल्थ केयर को जो है इस कंट्री में स्ट्रेंथन करने के लिए। सर स्पेसिफिकली बल्लभगढ़ एक्सपेरिमेंट, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो प्राइमरी हेल्थ केयर पे फोकस था और इसमें डॉक्टर चंद्रकांत एस पांडव, डॉक्टर संजय राय, डॉक्टर कपिल यादव और डॉक्टर मोहन भैरव थे। क्या था आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य?
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये था कि हम लोगों में ये हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं और इसका क्या रोल है हमारे हेल्थ केयर में, तो इसके बारे में आज यहाँ डिस्कशन हुई है। तो जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो होता है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंग है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का। जैसे एम्स एक टर्शरी रेफरल हॉस्पिटल है और आप यहाँ देखते हैं कि 18 से 20 हज़ार मरीज़ आते हैं। हमारी ओपीडी कभी कभी रात को 11 बजे तक चलती है और इसका ये कारण है कि हम लोग पेशेंट सेग्रीगेट नहीं कर पाते। तो अगर हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो इससे ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग नींव होती है हमारे हेल्थ केयर की। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम एक्सेसिबल हो, इफ़ेक्टिव हो। और अगर हमारा सिस्टम एक्सेसिबल इफ़ेक्टिव होता है, जैसे एम्स का एक बल्लभगढ़ में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है जहाँ पे इतने सारे प्रोग्राम्स जैसे कि पल्स पोलियो प्रोग्राम, आयोडीन कंट्रोल, ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम हमने लागू करे और वहाँ पहले ही पेशेंट हम स्क्रीन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ आजकल बहुत बढ़ गई हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। तो जो अब जब शुरू हुई है डिज़ीज़ हम पहले ही देख सकते हैं ब्लड शुगर लेवल्स क्या हैं, स्क्रीन कर सकते हैं पेशेंट को, अनीमिया के पेशेंट्स को स्क्रीन कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर रेगुलर मॉनिटर कर सकते हैं, पेशेंट को लाइफस्टाइल की काउंसलिंग दे सकते हैं कि जैसे कि वो योग भी अपनाएं जिससे मानसिक तनाव कम कर सकते हैं। तो कितनी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम की अगर स्ट्रॉन्ग नींव रखनी है तो उसका प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और इसलिए आज इसका ये फोकस था हमारे प्रेस मीट का। और ये एक बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव अप्रोच है क्योंकि अगर हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हम एट द ग्रास रूट लेवल ही टैकल कर सकते हैं और लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं। जो नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हेल्थ केयर इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको अडॉप्ट करें, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स को उनको जागरूक करें कि क्या क्या अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं। सो यही इस प्रोग्राम का एम था। मैडम, जिस तरीके से ये जो छोटे छोटे आप लोग जो टेस्ट है या कुछ है, कितने सेंटर हैं और जिसमें एम्स में कम से कम 35 से 40 हज़ार रोज़ ओपीडी कार्ड बनते हैं, तो उससे कितना आसानी हो जाएगा एम्स के लिए? देखो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एम्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्योंकि हमारे यहाँ सारे मरीज़ आ जाते हैं, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जाते ही नहीं। तो अब हम एक स्क्रीनिंग ओपीडी भी शुरू कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे यहाँ जैसे हमारे डायरेक्टर ने भी एमरजेंसी में ट्राइजिंग की वो करा कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड हम रेफरल सिस्टम कि अगर एक मरीज़ आता है जिसको सेकेंडरी या प्राइमरी हेल्थ केयर चाहिए उसको हम दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर देंगे या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में रेफ़र कर देंगे, परंतु जिसको टर्शरी लेवल केयर चाहिए उसको हम यहाँ देखेंगे सो दैट हम उनको बेस्ट पॉसिबल केयर दे सकें। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को हम जागरूक करें, हम अपने प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें सो दैट जो बेसिक टेस्ट हैं, बेसिक स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर के लेवल पे ही किया जाए और पेशेंट्स टर्शरी रेफरल हॉस्पिटल में इन बेसिक चीज़ों के लिए ना आएँ। योगा से क्या फ़ायदा है? योगा के तो बहुत फ़ायदे हैं और योग तो एक आर्ट ऑफ लिविंग है। तो जितनी भी आजकल हम डिजीज़ेस देख रहे हैं, जो एपिडेमिक अब हम फेस कर रहे हैं वो लाइफस्टाइल डिजीज़ेस का है। जैसे कि एक तो मोटापा है, मोटापे के कारण कितने कैंसर्स बढ़ गए हैं। हम जो खाते पीते हैं वो जो बहुत रिच हैं ट्रांस फैट, सॉल्ट, शुगर्स में, ये एक डाइट है जिसमें बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं है पर वो कैलोरी डेंस डाइट है जिससे मोटापा बढ़ रहा है। एक तरफ मोटापा है और एक तरफ वो मेल नरिश्ड है। दूसरा हम देखते हैं कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बैठे रहते हैं और बहुत प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, मानसिक तनाव बढ़ रहा है। इन सभी कारणों के कारण अब हम देखते हैं ये लाइफस्टाइल डिजीज़ेस बढ़ रही हैं, कैंसर्स बढ़ गए हैं, डायबिटीज़ बढ़ गया है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बढ़ गई है, अनएक्सप्लेन मेल फैक्टर, इनफर्टिलिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक बढ़ गए हैं। और सबसे ज़्यादा ये रेड फ्लैग है, अब यही प्रॉब्लम्स जो 65-70 ईयर्स में हो रही थी अब बच्चों में ब्लड प्रेशर देखा गया है, मिडिल एज में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, स्ट्रोक हो रहा है। तो लोगों में ये जागरूकता बढ़ाना बहुत ज़रूरी है कि जैसे इस बारी वर्ल्ड हेल्थ डे का था कि योर हेल्थ योर राइट।
पर उतना ही ज़रूरी है कि योर हेल्थ योर राइट, बट इट इज़ ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ही अपनी सेहत के लिए ज़िम्मेदार हैं। हम इसके लिए हम किसी और को नहीं ज़िम्मेदार ठहरा सकते। तो अगर हमें पता हो कि हमें अच्छी डाइट खानी है, उसमें फल फ्रूट ज़्यादा खाने हैं, सिगरेट और शराब का सेवन नहीं करना है, एक्सरसाइज योगा अपने दिनचर्या में अपनाना है, चाहे हम आधा पौना घंटा ही योगा करें, परंतु उसमें आसन प्राणायाम ध्यान करें, और जिससे हमारा मानसिक तनाव भी कम होगा। उससे हम लाइफस्टाइल डिजीज़ेस पे बिल्कुल रोक लगा सकते हैं, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं और डिजीज़ेस को मैनेज भी कर सकते हैं। और अगर वो आगे एडवांस स्टेज में हैं तो हम इन डिजीज़ेस को योगा को एक पावरफुल एडजंक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विद दीज डिजीज़ेस, अलॉन्ग विद मॉडर्न मेडिसिन। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था कि आज हम एक जो पोस्ट ग्रेजुएट कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं उसके साथ में एक हेल्थ पॉलिसी डायलॉग भी होगा, एम्स हेल्थ पॉलिसी डायलॉग, जिसमें डॉक्टर विनोद पॉल और डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह भी अटेंड करेगी। इस डायलॉग का उद्देश्य है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर की जो लर्निंग्स है उसको डिसमिनेट करना, जो करंट हमारे स्टूडेंट्स है, लर्नर्स है, डॉक्टर्स है, उन तक उसका जो प्रोग्रेस को पहुंचाना और उस पर बातचीत करना कि आगे हमारी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम की इम्पोर्टेंस के बारे में जो हमने बात की कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो जितनी भी बीमारियां हैं उनको रोकथाम का सबसे पावरफुल और सबसे स्ट्रॉन्ग जरिया है और इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो CME और जो हेल्थ पॉलिसी डायलॉग है इसको एड्रेस करेगा। तो इस कॉन्फ्रेंस में हम इसके बारे में बताना चाहते थे कि इसके बारे में कैसे हम आगे बढ़ेंगे और क्या क्या डायलॉग में होगा। कौन कौन सी बीमारी को लेकर? जी, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें हर बीमारी आती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो पहले हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम था वो बात करता था मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की, माता और बच्चों से संबंधित बीमारियों की। अब जो नया आयुष्मान आरोग्य मंदिर से ये बात कर रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के बारे में भी, कैंसर्स के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में, हार्ट अटैक के बारे में, स्ट्रोक के बारे में। तो इनको प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में कैसे एड्रेस किया जा सकता है और इनका बचाव कैसे किया जा सकता है, ये चीज़ की बात भी हम इसमें करेंगे। सर, हम बात करें कैंसर और इन सब चीज़ों को लेकर तो लगातार आप देखेंगे कि इसकी पकड़ थोड़ी सी दिक्कत है, इनमें जांचें भी काफ़ी दिक्कत। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इन सब की सुविधाएं कैसे विकसित करेंगे, क्या रहेगा इन सब चीज़ों? जी, ये प्रॉब्लम है। इसमें दो कारण है। पहली बात तो जो हम जांच करते हैं और जो पता करते हैं बीमारी का, वो उन बीमारियों की जांच और उन बीमारियों का पता करते हैं जिनका इलाज अवेलेबल हो उस जगह पे। अब जो 3 कैंसर के मैंने नाम गिनाए थे, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर, ये तीनों ऐसे कैंसर है जिनको अगर टाइमली डायग्नोस कर दिया जाए, अगर समय से पता लगा लिया जाए तो इनका इलाज हो सकता है। और दूसरी बात, इनका पता प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर से वहाँ पे भी किया जा सकता है। इनफैक्ट डॉक्टर्स का होना भी ज़रूरी नहीं है, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, वो इनका पता कर सकते हैं और उनको संदेह होता है इन बीमारी का तो आगे उनको रेफ़र कर सकते हैं लोगों को, जहाँ पे उनका डायग्नोसिस हो सकता है और टाइमली डायग्नोसिस उनकी जान बचा सकता है। सर, जैसे आप बता रहे हैं कि हेल्थ वर्कर्स इन सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं, तो हेल्थ वर्कर को क्या आप लोगों ने ट्रेन किया है, एक? और दूसरा, जिस तरह से AI पर भी बात चल रही है, तो क्या AI की भी मदद ली गई है इन सब चीज़ों में? जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स है उनको सबको ट्रेनिंग दी जा चुकी है इसके बारे में, इन कैंसर्स के स्क्रीनिंग के बारे में, और इनसे रेलेवेंट जो इक्विपमेंट है वो भी वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा चुके हैं। सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में इसका इक्विपमेंट्स अवेलेबल है। दूसरी चीज़ AI की जो आप बात कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं कि जो सर्वाइकल कैंसर है, स्पेशली सर्वाइकल कैंसर में इसको आसानी से पता किया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर में क्या जांच में क्या होता है कि जो जहाँ पे कैंसर होता है उस जगह का फ़ोटो लिया जाता है और AI के यूज़ के थ्रू इसको एक्सपर्ट्स को भेजा जा सकता है। तो एक तो एक्सपर्ट्स टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको देख के उसका डायग्नोसिस बता सकते हैं, दूसरा AI भी अपने आप इसको सस्पेक्ट करता है
बट उसके लिए अभी हम काम कर रहे हैं, उस पर अभी स्टार्ट नहीं किया, बट कुछ देशों ने उस पर इनिशियल एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में एआई का भी इसके लिए यूज़ लिया जाएगा, उससे टाइम घट जाएगा काफ़ी डायग्नोसिस का, कैंसर का सर डायग्नोसिस जैसे का। आप आरोग्य मंदिर की बात कर रहे जी। हैं, देश भर में कितने आरोग्य मंदिर से आप लोग अटैच हो चुके होंगे और कितनों में ये सुविधा देने की तैयारी चल रही है? देखो, हर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्क्रीनिंग चालू की जा चुकी है और इनसे रेलेवेंट इक्विपमेंट भी अवेलेबल है। इसके लिए कोई हाई एंड इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल इक्विपमेंट्स होते हैं जिसको कोई भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इसको कर सकता है। तो ये सुविधा आज हमारे जो 1.5 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहाँ पे अवेलेबल है। सर आप बात करें कि मतलब जो सुविधाएं वहाँ तक दी जा चुकी हैं, तो अगर ये जांच वहीं पर हो जाती है जी। तो इससे बड़े अस्पतालों का बोझ कितना कम होगा और बीमारियों की पहचान कितनी बढ़ने की संभावना है? देखो, 2 फायदे होंगे। पहला तो जो हमने बात की कि जैसे 35,000 का ओपीडी एम्स का है दिल्ली का, जी सर। तो ये अकेला एम्स नहीं है, जितने भी हमारे टर्सरी केयर हॉस्पिटल्स है, सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स है, वो ओवरबर्डन्ड है और ये सभी देशों की कहानी है और पब्लिक सेक्टर स्पेशली इससे अफेक्टेड है। तो इन नंबर को कैसे कम किया जाए, तो मान लो हम किसी को कैंसर हुआ है, वो डायग्नोसिस के लिए एम्स आता है, लेकिन अगर उसका इनिशियल वर्कअप प्राइमरी सेंटर पे हो जाता है, आरोग्य मंदिर में हो जाता है, तो वो एक्स्ट्रा एक विजिट उनकी कम हो जाएगी। यहाँ पे वही आएगा जो स्क्रीन होने के बाद में जो सस्पेक्ट होगा वही यहाँ पे पहुँचेगा। तो सर क्या लेवल भी इसके लिए